हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं विधायिका। इससे पहले जो हमारी पिछली वीडियो गई है उसमें हमने आप लोगों को मंत्रि परिषद के बारे में बताया था। तो आज हम लोग शुरू करते हैं विधायिका के बारे में। तो विधायिका मतलब संसद। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 79 से 88 तक चर्चा होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा आता है अनुच्छेद 79। तो बच्चों 79 में हमारा एक शब्द आता है सांसद। तो सांसद कहते किसे? तो बच्चों संसद का गठन कैसे होता है? तो सांसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति। इन तीनों को मिला करके संसद का निर्माण होता है। तो संसद के अंग अगर पूछा जाए तो अंग बेटा 3 हो गए। अगर सदन की हम बात करते हैं तो सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक। और कभी कभी एक प्रश्न यहाँ आता है, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली को उठाया गया है। तो बच्चों इसके बाद हम आ जाते हैं, अगला हमारा पॉइंट आता है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की संरचना की बात करता है। कहता राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं बच्चों? तो 250 सदस्य हो सकते हैं। अब कहता है कि टोटल 250 हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य हैं विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब 12 निकल गए तो बचे कितने? 238 बचे। 12 निकलने के बाद 238 सदस्य बचे हैं। अब कहता है ये जो 238 सदस्य बचे हैं, इनका जो चुनाव होता है कैसे होता है? तो पहले हम आपको बता दें, ये जो 238 सदस्य हैं 28 स्वतंत्र राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों में ये सीटें बांट दी गई है। तो केंद्र शासित तो हैं 8, लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं दिल्ली और पांडुचेरी जहाँ पर विधानसभा है। तो ये जो सीटें हैं जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल के आधार पर ये सीटें बांट दी गई है। तो यहाँ के जो विधायक लोग हैं इनको जिता करके केंद्र में भेजते हैं। अब यहाँ 2 प्रश्न और आ गया। ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब ये जो 238 सदस्य हैं जो राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन ये दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और किस अनुसूची में रखा गया है? ये 4थी अनुसूची में बच्चों रखा गया है। 4थी अनुसूची में दोस्तों रखा गया। अब हम आते हैं
कि राज्यसभा एक परमानेंट सदन है, अर्थात कभी विघटित नहीं होती। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं और जितने अवकाश प्राप्त करते हैं उतने पुनः ले लिए जाते हैं। यानी प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता। ठीक, राज्यसभा उच्च व द्वितीय सदन कहलाती है। राज्यसभा उच्च व द्वितीय सदन कहलाती है। अब 1 मिनट थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। क्योंकि जब ये बांटा गया तो राज्यसभा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें शेयर में कितना आई है बच्चों, तो शेयर में आई है 31। यानी राज्यसभा की कितने सीटें हैं, 31 है उत्तर प्रदेश में। बाकी अगर हम संपूर्ण भारत की बात करते हैं तो 250 है, और जिसमें 238 में चुनाव होता है, 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हमारा आता है भाई लोकसभा की संरचना। तो लोकसभा में बच्चों टोटल कितने सदस्य होते हैं, 550 होते हैं। पहले 552 थे, अब 550 होते हैं। ठीक है, तो 550 सदस्य होते हैं, जिनमें 23 सदस्य जो हैं ये आपके केंद्र शासित राज्यों से लिए जाते हैं। अगर 23 हटा दिए जाएं तो बचे कितने, 527 ये स्वतंत्र राज्य क्षेत्रों से लिए जाते हैं। हमें मालूम है कि थोड़ा जो लोग इस वीडियो को देखेंगे या जो क्लास को लेंगे थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि 530 किताबों में आ रहा, 20 केंद्र शासित राज्यों का दिखाएगा, 530 स्वतंत्र राज्यों का दिखाता है। लेकिन तब था जब जम्मू कश्मीर स्वतंत्र राज्य में था। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 ऐसे केंद्र शासित राज्य बन गए हैं और दोनों में मिला करके लोकसभा की सीटें 3 हैं। तब ये तीनों चली गई केंद्र शासित राज्यों में, और यहाँ से 530 से 3 कम हो गए, 27 आ गई, और यहाँ 3 बढ़ गए तो 23 हो गया। यह सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यानी लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा होता है। तो जनता द्वारा होता है, यानी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका कार्य बच्चों 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व इसे विघटित किया जा सकता है। 5 वर्ष से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है। कौन भंग करता है बच्चों, तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 85 में लिखा है, अनुच्छेद 85 में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता। ठीक है भाई, तो ये हमारा अनुच्छेद 85 में वर्णित है। तो 5 वर्ष से पूर्व लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं कि लोकसभा प्रथम और निम्न सदन कहलाता है, जबकि राज्यसभा उच्च व द्वितीय सदन कहलाती है। तो एक चीज़ और बच्चों बता दें हम आपको, इनकी जो सीटें हैं ये 550, ये 28 स्वतंत्र राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों में इनकी भी सीटें बांटी गई है। जनसंख्या और प्लस क्षेत्रफल के आधार पर सीटें बांट दी गई हैं। तो यहाँ के जो विधायक लोग हैं इनको जिता, जनता जो लोग हैं, पब्लिक है, वो इनको जिता करके केंद्र में भेजती है। तो ये हो गए आपकी लोकसभा की संरचना। अब एक प्रश्न और आता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें बच्चों कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए तो 80 सीटें हैं। ठीक, यानी उत्तर प्रदेश लोकसभा में ज़्यादा दम रखता है केंद्र में। ठीक भाई, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कहता है
कि प्रत्येक जनगणना के आधार पर के बाद समायोजन किया जाता है। तो जरूरी नहीं है भाई समायोजन, कहा था प्रत्येक जनगणना के आधार पे समायोजन किया जाता, जिसको हम बोलते हैं कि परिसीमन। हम इसे बच्चों परिसीमन कहते हैं। परिसीमन आयोग होता है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है निर्वाचन आयुक्त। तो अभी हमने आपसे क्या कहा था, ये जो सीटें बटी हैं लोकसभा की या राज्यसभा की, तो जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल के आधार पर बांटी गई। तो हम लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा में जैसे जनसंख्या क्षेत्रफल के आधार पर सीटें बांटी जाती है, तो होता क्या है कि किसी राज्य की जनसंख्या अधिक हो जाती है, किसी राज्य की जनसंख्या कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल हमारा वही रहता है जब तक हम क्षेत्रफल को घटाते या बढ़ाते नहीं हैं। तो इसे मैनेज करने के लिए, क्षेत्रफल और जनसंख्या को मैनेज करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया। परिसीमन आयोग का गठन किया गया। तो अंतिम बार परिसीमन कब हुआ था? 2001 जनगणना के अनुसार 2009 में परिसीमन किया गया। यानी परिसीमन का मतलब होता है कि जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल को मैनेज करना। तो ये हमारा परिसीमन कहलाता है। तो वही लिखा है समायोजन करना। चलिए अगला पॉइंट हमारा था संसद के सदनों की अवधि क्या होती है बच्चों। तो संसद के सदनों की अवधि क्या होती है भाई? तो देखिए हम आपको बता दें, हमने आपको बताया था कि लोकसभा राज्यसभा, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट सदन है, अर्थात कभी विघटित नहीं होती। अब हम लोकसभा की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल बच्चों कै वर्ष होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष बच्चों, ठीक है। तो 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता। सदस्यता की योग्यता, तो देखिए दोनों की योग्यता सेम है, बस एक शब्द का अंतर आता है। राज्यसभा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष उम्र सीमा है बच्चों, 30 वर्ष। और अगर हम लोकसभा की बात करते हैं बच्चों, तो लोकसभा की 25 वर्ष है, ठीक है। ये इनकी उम्र सीमा है, न्यूनतम 25 वर्ष, राज्यसभा की 30 वर्ष है, ठीक है भाई। बाकी सेम है योग्यता। भारत का नागरिक होना चाहिए, अपराधी प्रवृत्ति का ना हो, तो ये सब चीज़ें होती है। लेकिन आज के युग में लागू कहाँ होता है भाई? नेताओं के ऊपर कुछ लागू होता है? ये सब आम जनता के लिए होते हैं। नेता कोई भी, किसी भी पार्टी के नेता हो, अगर वो अपराध करते हैं तो अपराध नहीं है। अगर आम पब्लिक कोई काम करती है तो अपराध माना जाता है, ठीक है भाई। तो ये है योग्यताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के सत्र 17 अवसान और विघटन अनुच्छेद 85 है। संसद के सत्र 17 अवसान और विघटन कहता है सदन की बैठक को बुलाने का, उसे स्थगित करने का और लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया। अब देखिए यहाँ एक प्रश्न आता, सत्र माने बैठक को बुलाना, 17 अवसान माने होता है स्थगित करना, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन यहाँ उठता है कि वर्ष में सत्र को अधिकतम कितने बार बुलाया जाना जरूरी है? तो अधिकतम 3 बार और न्यूनतम 2 बार बुलाना जरूरी है। लेकिन प्रथम सत्र के अंतिम दिन और दूसरे सत्र के प्रथम दिन 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए, यानी 6 माह से पहले बैठक को बुलाना जरूरी होता है। इसलिए 6 माह अधिकतम 3 बार, न्यूनतम 2 बार बुलाना जरूरी है। और लोकसभा, हाँ अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति जब चाहे सदन की बैठक को बुला सकता है। जैसे अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है। अगर हम अध्यादेश की बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रपति जब चाहे सदन की बैठक को बुला सकता है, अध्यादेश जारी कर, ठीक है।
तो यही हो गया विघटन। अब हम आ जाते हैं 86वें, सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है, जब चाहे सदन को संबोधित कर सकता। और अगला पॉइंट लिखा है किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। सेकंड पॉइंट है 86 का, कहता विलंबित विधेयक। तो विलंबित विधेयक मतलब होता है रुका हुआ विधेयक। विलंबित विधेयक के संबंध में विलंबित विधेयक के संबंध में, यानी विलंबित माने होता है रुका हुआ। तो विलंबित विधेयक के संबंध में भारत का राष्ट्रपति, ठीक है भाई, जब किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। जैसे माना कि कोई विधेयक लोकसभा ने राज्यसभा के पास भेजा, राज्यसभा ने रोक लिया, या राज्यसभा ने लोकसभा के पास भेजा, लोकसभा ने रोक लिया। तो ऐसी परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, उस सदन को संदेश भेजता है, और राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदेश पर कोई भी सदन यथाशीघ्र कार्रवाई करेगा। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदेश को वह सदन उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का तत्काल कार्य करेगा। तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति का अधिकार। अब हम आते हैं राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 87 में कहा था जब नई लोकसभा का गठन होता है तब, अब जब वर्ष का सत्र शुरू होता है तब यानी चैत के महीने में तो सत्र शुरू होता, तब प्रथम दिन या अंतिम दिन यदि भारत का राष्ट्रपति चाहे तो सदन को संबोधित कर सकता। चाहे तो, जबरदस्ती नहीं है, चाहे अलग अलग या संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता। तो ये हो गया राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब हम आ जाते हैं सदनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। देखिए, 2 सदन होते हैं बच्चों, लोकसभा हो गया और हमारा आ जाता है राज्यसभा। तो लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। तो देखिए, कहता है कि मंत्री लोकसभा का भी सदस्य होता है, राज्यसभा का भी सदस्य होता है। माना कि लोकसभा की बैठक बुलाई गई, मंत्री राज्यसभा का सदस्य है, तो सदन की कार्रवाई में भाग लेगा, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा। अगर किसी बात को लेकर के वहाँ मतदान हो रहा है तो वह मतदान का प्रयोग नहीं करेगा। यदि सदन का सदस्य मंत्री है तो मतदान का प्रयोग करेगा, यदि सदन का सदस्य नहीं है तो मतदान का प्रयोग नहीं करेगा। दोनों में से किसी भी सदन में मंत्री लोग भाग ले सकते हैं। महान्यायवादी, तो जो महान्यायवादी शब्द है, हमने अनुच्छेद 76 में बताया था पिछले वीडियो में कि महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता। जितने भी बिल या जितने भी विधेयक, जितने भी कानून पास होते हैं तो इनसे विचार विमर्श के बाद ही पास होते हैं। लेकिन महान्यायवादी ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेगा, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा। तो ये रहा हमारा। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं भाई। तो चलिए भाई, हमारा आज का ये क्लास समाप्त होता है। तो दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और लोग भी लाभ उठा सकें। तो बच्चों, हम आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग ज़रूर सहयोग करोगे और इन्हीं हम
शब्दों के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो जो हमारी आएगी संविधान पर, वो हमारी अगली वीडियो होगी बच्चों सदन के पदाधिकारी। तो सदन के पदाधिकारी में जैसे राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, तो इस तरह के जो पदाधिकारी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। यानी अनुच्छेद 89 से शुरू करेंगे 96, 97 तक का। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग आज का क्लास ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।